नमस्कार और स्वागत है आज के करंट अफेयर्स विश्लेषण में। आज 23 जून 2025 है और ये इस तारीख का भाग 1 है। हमेशा की तरह हमारा फोकस यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर रहेगा। हो सकता है कुछ विषय हमने पहले भी देखे हों, तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। आज हम कई स्रोतों को देखेंगे: सरकारी पहल, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा, कला, विज्ञान और भूगोल से जुड़ी चीजें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र से ई रक्त कोष की बात करते हैं। सुना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसे दुर्लभ डोनर रजिस्ट्री से जोड़ने पर विचार कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये ई रक्त कोष जो है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक ऑनलाइन ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसे सीडैक ने, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, उन्होंने विकसित किया है। अच्छा, सीडैक ये। हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि रक्त की बर्बादी रुके, सप्लाई सुरक्षित रहे और ब्लड बैंक्स आपस में जुड़े। अभी इस पर करीब 3800 से ज्यादा ब्लड सेंटर्स रजिस्टर्ड है। तो ये एकीकरण अगर होता है तो दुर्लभ ब्लड ग्रुप वालों के लिए डोनर ढूंढना बहुत आसान हो सकता है। ये तो काफी महत्वपूर्ण कदम लगता है स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। हाँ। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी ने हाल में नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम पर फोकस किया है, खासकर आरबीआई के रेपो रेट कट के बाद। ये एनआईएम क्या है और इतना अहम क्यों है? देखिए, एनआईएम जो है वो किसी भी बैंक के लिए उसकी जो उधार देने की गतिविधियां हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब लाभप्रदता मापने का एक मुख्य पैमाना है। ये असल में बैंक की ब्याज से आए और जो ब्याज वो देता है, मतलब ब्याज व्यय, उसके बीच का अंतर है। अच्छा, आय और व्यय का अंतर। हाँ, और इसे एवरेज एसेट्स के प्रतिशत के रूप में दिखाते हैं। आरबीआई की नीतियां, बाजार में कंपटीशन कैसा है और बैंक का खुद का एसेट लायबिलिटी स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब निम पर असर डालते हैं। मतलब ये सीधे सीधे मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग सेक्टर की सेहत को दिखाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये बैंक के स्वास्थ्य का एक जरूरी सूचक है। दिलचस्प है। चलिए अब एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आते हैं। सैमसन ऑप्शन इजराइल ईरान तनाव के बीच फिर से चर्चा में है। जी, सैमसन ऑप्शन इजराइल की कथित परमाणु निवारण रणनीति मानी जाती है। माना ये जाता है कि अगर उसके अस्तित्व पर ही कोई बड़ा खतरा आता है तो वो शायद आखिरी उपाय के तौर पर बड़े पैमाने पर परमाणु हमला कर सकता है। लेकिन वो मानते तो नहीं है आधिकारिक तौर पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इजराइल आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता। उनकी एक पॉलिसी है अमीमुत, या जानबूझकर अस्पष्टता की नीति। लेकिन जो विश्लेषक हैं उनका अनुमान है कि उनके पास शायद 80 से 400 के बीच परमाणु हथियार हो सकते हैं। बाप रे। हाँ, और ये सिद्धांत मुख्य रूप से तब के लिए है जब विरोधी गैर परमाणु हो और हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर हो। समझ गया। और इसी माहौल में अमेरिका ने ईरान के पास अपने B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर तैनात किए हैं, ऐसी भी खबरें हैं। ये विमान क्यों इतना खास है? B-2 स्पिरिट, हाँ, ये अपनी स्टील्थ क्षमता के लिए बहुत मशहूर है। मतलब ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। इसका डिजाइन एकदम अलग है, फ्लाइंग विंग जैसा, और इस पर खास तरह का रडार सोखने वाला मटेरियल लगा है। अच्छा। इसकी वजह से ये दुश्मन के एयर डिफेंस में काफी अंदर तक जा सकता है। रेंज भी बहुत है, करीब 6000 नॉटिकल मील बिना रिफ्यूलिंग के। और वजन भी काफी ले जा सकता है? जी, 40,000 पाउंड से ज्यादा। और इसमें वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP बंकर बस्टर बम भी शामिल है, जिसे गिराने की क्षमता वो सिर्फ B-2 में ही है। तो इसकी तैनाती एक तरह का रणनीतिक संकेत है। समझ गया। अब एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर आते हैं। फिनलैंड की संसद ने ओटावा कन्वेंशन से हटने के पक्ष में वोट किया है। ये कन्वेंशन क्या है और फिनलैंड का ये कदम? ओटावा कन्वेंशन, जिसे एंटी पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन भी कहते हैं, वो एंटी पर्सनल लैंड माइन्स, यानी वो बारूदी सुरंगें जो इंसानों को निशाना बनाती हैं, उनके इस्तेमाल, भंडारण, उत्पादन और ट्रांसफर पर रोक लगाता है। 165 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, भारत नहीं है? जी नहीं। संधि कहती है कि सदस्य देश 4 साल में अपने भंडार नष्ट करें और 10 साल में माइंड एरिया साफ करें। फिनलैंड का ये कदम रूस से जो उनको खतरा महसूस हो रहा है, उसके संदर्भ में देखा जा रहा है और ये निरस्त्रीकरण प्रयासों के लिए चिंता की बात हो सकती है।
ठीक है, अब जल्दी से कुछ और अहम विषयों पर नजर डाल लेते हैं। विज्ञान और स्वास्थ्य में लेनाकापाविर दवा, इसे अमेरिकी FDA ने HIV रोकथाम यानी प्रेप के लिए मंजूरी दी है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साल में सिर्फ 2 बार लगने वाला इंजेक्शन है। ये HIV वायरस के प्रोटीन शेल, जिसे कैप्सिड कहते हैं, उसे ब्लॉक करके काम करता है। अच्छा, साल में बस 2 बार, ये तो बड़ी बात है। जी, इससे वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाता। और संस्कृति से भी 2 अपडेट्स हैं, बालकम पेट या लम्मा मंदिर और घूमोट वाद्य यंत्र। जी, बालकम पेट या लम्मा मंदिर ये तेलंगाना में है, हैदराबाद में। 15वीं सदी का द्रविड़ शैली का मंदिर है, देवी यल्लम्मा को समर्पित। अभी हाल में नीता अंबानी जी के दान की वजह से चर्चा में था। हाँ, सुना था। और घुमोट गोवा का पारंपरिक परकशन इंस्ट्रूमेंट है। मिट्टी के बर्तन और जानवर की खाल से बनता है। पहले मॉनिटर लिजर्ड की खाल यूज होती थी, अब बकरी की। 2019 में इसे गोवा का हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट घोषित किया गया था। अच्छा, और आखिर में अर्थव्यवस्था और भूगोल से 2 छोटी खबरें। हाँ, एक तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPBB, ये डार्क विभाग के तहत 100% सरकारी बैंक है। इसे हाल ही में डिजिटल पेमेंट अवार्ड मिला है। ये बैंक 2 लाख तक जमा लेता है, पर लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं देता। ये इसका खास फीचर है। ठीक है, और नदी? सुवर्ण रेखा नदी, ये झारखंड के रांची जिले से निकलती है, फिर ओडिशा और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभी ओडिशा में बाढ़ आई थी तो ये खबरों में थी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें और उनका एक संक्षिप्त विश्लेषण। हमने रक्तकोष से लेकर B2 बॉम्बर, ओटावा कन्वेंशन और कई दूसरे पहलुओं पर बात की। निश्चित रूप से। और इन सब से एक बात तो साफ दिखती है कि कैसे टेक्नोलॉजी, कूटनीति, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि पर्यावरण भी सब आपस में जुड़े हुए हैं। और ये लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को बदल रहे हैं। हाँ, ये तो है। सोचने वाली बात ये भी है कि भविष्य में ये आपसी संबंध कैसे विकसित होंगे, खासकर जब पारंपरिक संधियां और सिद्धांत वो नई वैश्विक सच्चाइयों की कसौटी पर कसे जा रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा, ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए जानकारीपूर्ण अली होगी। अगर ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही और महत्वपूर्ण विषयों के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।